अपने बेटे और बहुओं से दूर शांति जी और मनोहर जी गांव में रहा करते थे, क्योंकि बेटे और बहुएं शहर में रहते थे, क्योंकि सभी बेटे वहीं कमाते थे। मनोहर जी ने 3 मकान बनाए थे। उन्होंने एक एक मकान तीनों बेटों को दे दिया, लेकिन 2 बड़े बेटे अपनी कमाई से अपने लिए एक आलीशान सोसाइटी में मकान ले लिया था, जबकि छोटा बेटा उसी छोटे से मकान में रहता था, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह बड़ा मकान ले सके। दोनों बड़े बेटे इतनी तरक्की कर चुके थे कि वह अपने माँ बाप से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते थे, जबकि छोटा बेटा अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता था और उनका बहुत ख्याल रखता था। एक दिन शांति जी गांव के घर में कुछ काम कर रही थी और काम करने के बाद शांति जी चाय पी रही थी कि उनका दिल बहुत तेजी से घबराने लगा। उन्हें लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। वह बार बार अपने पति को फ़ोन मिलाती हैं। बहुत तेज तेज बारिश हो रही थी। बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी तेज बारिश थी कि सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम अंधकार सा छा गया था। बार बार खिड़की खोलती तो पानी की बौछार अंदर आ जाती। शांति जी ने खिड़की तेजी से बंद कर दिया और दरवाज़ा खोलकर अपने पति का इंतजार करने लगी, पर उनके पति ना तो फ़ोन उठा रहे थे और ना ही वह आए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह शाम को 7 बजे तक घर ना आए हों। फ़ोन ना उठाने से उनके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बुरे बुरे ख्याल सताने लगे। तभी उनकी फ़ोन की घंटी बज उठी। शांति जी ने फ़ोन उठाया तो उनके पति का फ़ोन था। हाँ हेलो, आप कहाँ हैं? वह बिना आवाज़ सुने ही फटाफट बोलने लगी। आप जल्दी आ जाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराहट सी महसूस हो रही है। उधर से आवाज़ आई, देखिए अम्मा जी, यहाँ पर मोबाइल सड़क पर पड़ा मिला है। हमने यह नंबर डायल कर दिया। एक आदमी सड़क के किनारे जख्मी बेहोश पड़ा है। बेहोशी की हालत में शांति शांति कह रहे हैं। उनको बहुत चोट आई हुई है। यह किसका नंबर है? यह मेरे पति का फ़ोन नंबर है। कहाँ से फ़ोन लगा रहे हैं? जी सिटी मॉल से, शांति जी ने घबराहट में पूछा। फिर कहा, हम अभी आ रहे हैं। यह खबर सुनते ही उनके प्राण ही जैसे निकल गए। वह धम्म से सोफे पर बैठ गई और फ़ोन उनके हाथ से छूट गया। उन्होंने थोड़ी देर में अपने आप को संभाला। अपने पति को देखने ऑटो से उस अजनबी ने जो एड्रेस बताया था वही जाने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपने तीनों बेटे जो कि शहर में काम करते थे उनको सूचना दे दी कि तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों बड़े बेटे ने काम का हवाला देते हुए अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। शांति जी ऑटो से पहुंची तो देखती हैं कि उनके पति सड़क पर घायल पड़े थे। वह अजनबी वहीं खड़ा था। जी आप ही हैं शांति जी? हाँ, यह आदमी आप ही का नाम ले रहे थे। आसपास के लोगों को इकट्ठा करके अपने पति को ऑटो में बिठाया। ऑटो वाले ने कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर चलता हूँ। यहाँ पास में ही सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी अस्पताल में कोई उनके पति को हाथ ही नहीं लगा रहा था। पर जब छोटा बेटा विमल आया तो शांति जी को दिल में थोड़ी राहत मिली। छोटा बेटा बोला, माँ अभी तक इलाज शुरू नहीं करवाया? बेटा, यह लोग कह रहे हैं जब तक सारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होगी, फीस जमा नहीं होगा, तब तक यह लोग इलाज शुरू नहीं करेंगे। विमल खूब शोर मचाने लगा। तब एक डॉक्टर आया और उसके पिता को स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन रूम में ले गया। बहुत खून बह चुका था। विमल अपने पिता को खून से लथपथ देखकर खूब चिल्लाने लगा। माँ यह कैसे हुआ? शांति जी बोली, बेटा कुछ लोगों ने बताया रोड क्रॉसिंग करते समय एक ट्रक तेज स्पीड से आ रही थी, उन्हें टक्कर मारकर भाग गया, लेकिन दुर्भाग्यवश मनोहर जी के पैर दूसरी गाड़ी के नीचे आ गए।
वह उन्हें कुचलता बना। वहीं पर तेरे पापा छटपटाए जा रहे थे, पर किसी ने उन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं कराया। वह तो भला हो उस अजनबी का जिसकी नज़र पापा के फ़ोन पर पड़ी और उसने मौके पर फ़ोन कर दिया। शांति जी हॉस्पिटल में एक छोटा मंदिर था, वहाँ पर पहुँची और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने लगी। भगवान, बुढ़ापे में उनके बिना तो जी नहीं पाऊंगी। और तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए और बोले, खून बहुत बह चुका है। अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनका ब्लड मैच होता हो तो दे दीजिए, क्योंकि अस्पताल में ब्लड ग्रुप नहीं था। उसी समय शांति जी के दोनों बेटे हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। रात काफ़ी हो गई थी और डॉक्टर ने जब ब्लड देने की बात कही तो दोनों बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दोनों ने कहा, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, यह बहाना बनाने लगे। तब छोटा बेटा विमल आगे आया और बोला, डॉक्टर साहब मेरा खून ले लीजिए। मनोहर जी को खून चढ़ा लिया गया। कुछ समय बाद डॉक्टर फिर से आए और बोले, आपके पति की जान बचा ली गई है। शांति जी भगवान का बहुत बार शुक्रिया करने लगी कि प्रभु तुमने मेरी प्रार्थना की लाज रख ली। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या साहब? शांति जी का दिल घबराने लगा। उनके पाँव में भयंकर चोट आई थी, इसीलिए उनके दोनों पाँव को काटना पड़ा, तभी हम उनकी जान बचा पाए हैं। यह खबर सुनकर शांति जी के जीवन में तो जैसे आफत ही आ गई। इतना कहकर डॉक्टर साहब चले गए। अब दोनों बेटे को भी वहाँ से छुटकारा पाना था, इसलिए काम का बहाना बनाकर वहाँ से चलते बने। यह भी नहीं पूछा कि माँ तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है या नहीं, बस फॉर्मेलिटी के लिए देखने आ गए। लेकिन छोटा बेटा विमल पूरा समय माँ के साथ अस्पताल में ही था। उसने माँ को अकेला नहीं छोड़ा। ऐसे दुख की घड़ी में उसकी एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। वह अपनी पत्नी को उसकी जिम्मेदारी सौंपकर माँ के पास चला आया था। शांति जी के दोनों बड़े बेटे खूब पढ़े लिखे और नौकरी पेशा थे। बड़े शहर में नौकरी करते थे, इसलिए काम का हवाला देकर अपना पीछा छुड़ा लिया। 10 दिनों तक मनोहर जी हॉस्पिटल में एडमिट थे। विमल दिन रात अपने पिता की सेवा करता रहा, दवा लाता रहा, जूस सूप दूध समय समय पर घर से बनाकर लाता, एक पैर से खड़े होकर उनकी सेवा करता। जब डॉक्टर ने उनको छुट्टी दी कि आप अब घर ले जा सकते हैं, तो विमल बोला, माँ अब तुम अकेले क्यों रहोगी? पिताजी भी बिस्तर पर हो गए हैं, मैं उनकी सेवा करूँगा, तुम्हें हमारे घर में आराम मिलेगा। हमारा घर मतलब वह तो आपका ही घर है, पिताजी ने ही मुझे वह छोटा सा घर दिया है। माँ अब तुम हमारे घर में रहने चलो। दरअसल मनोहर जी ने अपने तीनों बेटों का बंटवारा कर दिया था और छोटे छोटे घर तीनों को दे दिए थे। दोनों बड़े बेटे खूब कमाते थे और उन्होंने छोटे घरों को बेचकर अपना एक बड़ा फ्लैट सोसाइटी में बना लिया था। खूब अच्छे से उनकी ज़िंदगी कट रही थी, लेकिन विमल की आमदनी कम थी तो वह छोटे से घर में ही रहता था। मनोहर जी ने अपने तीनों बेटों को घर तो दे दिया, लेकिन अपना घर नहीं बनवाया। वह किराए के घर में ही रह रहे थे। उनका कहना था कि जब उन्हें अपनी नौकरी से रिटायरमेंट मिलेगी तो बारी बारी से तीनों बेटे के घर जाते रहेंगे। उन्हें खुद के लिए घर बनवाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उनके नसीब में क्या लिखा है यह भाग्य विधाता ही जाने। 70 साल की चुस्त दुरुस्त मनोहर जी अपने पैर ही खो देंगे। जब विमल के घर पहुँचे तो उसकी पत्नी ने खूब मन से उनकी सेवा करनी शुरू कर दी, और जब शांति जी बहू का हाथ बटाने जाती तो बहू मना कर देती। माँ मैं सब कुछ कर लूँगी, आप आराम से पिताजी के पास बैठी रहा करो। धीरे धीरे वह ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन पैरों से अपाहिज थे।
देखते देखते 3 महीने बीत गए। उनके ऑफिस से फ़ोन आने लगा कि कब दोबारा ऑफिस ज्वाइन करेंगे। तो मनोहर जी उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया कि वह चल नहीं सकते क्योंकि अपाहिज हो गए हैं, इसलिए वह रिटायरमेंट का आवेदन भरने जल्दी ऑफिस आएंगे। विमल भी चाहता था कि 3 बेटे के होते हुए भी पिताजी इस उम्र में काम ना करें, बाहर कमाने जाएं। क्या अच्छा लगता है? अब तो उनके आराम के दिन हैं। हालांकि विमल बहुत ज़्यादा रईस तो नहीं था, लेकिन इतना तो अपने पिता के लिए कर सकता था कि वह 2 सुख की रोटी उन्हें इज्जत से खिला सकता था। विमल अपने पिता को लेकर ऑफिस पहुंचा। मनोहर जी ने रिटायरमेंट के लिए आवेदन पत्र भरे। फिर ऑफिस के सुपरवाइज़र ने उनको बताया कि फंड 1 महीने में आपको मिल जाएगा। और विमल अपने पिता को लेकर घर पहुंचा तो देखता है कि दोनों बड़े भाई, जो कि एक ही शहर में थे, पिता का हालचाल लेने विमल के घर पहुंचते हैं। और आते ही उन्हें पता चलता है कि पिताजी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो बड़ा बेटा तपाक से बोलता है, पिताजी कब मिल रहा है आपको रिटायरमेंट का पैसा? बस बेटा 20 से 25 दिनों में मिल जाएगा। बड़ा बेटा नीरज ने पिताजी से यह भी नहीं पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। उसके मिजाज बदलने लग गए। वह पैसे के बारे में बात करने लग गया। नीरज ने पिताजी से कहा, पिताजी आप यहाँ पर विमल के पास कब तक रहेंगे? उसका इतना छोटा सा घर है, पूरी सुविधाएं भी आपको नहीं मिल पाती होंगी। एक चारपाई है, वह सोएगा कि आपको सुलाएगा? 2 कमरे हैं, बच्चे के रोने धोने की आवाज़ से आप सो भी नहीं पाएंगे। आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। छोटी सी दुकान में आपका खर्चा विमल कैसे उठाएगा? आपकी दवा की खर्चा करेगा। खुद की 2 वक्त की रोटी खा ले, यही बहुत है। हमें भी सेवा का मौका दीजिए। आखिरकार मैं बड़ा हूँ और आप शहर में चलेंगे तो आपका अच्छे से ऑपरेशन करवा कर पैर लगवा दूंगा। आप चल फिर भी पाएंगे। माँ यह सुनकर बड़ी खुश हो जाती हैं। तू सच कह रहा है बेटा? तेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे? हाँ माँ, शहर में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, वहाँ विदेश से भी डॉक्टर आते हैं। यह सुनकर शांति जी पैकिंग करने में जुट जाती हैं और कहती हैं कि हमने विमल को बहुत तंग कर लिया जी, अब बाकी समय नीरज के घर गुजार लेंगे। पर माँ, तुम अपनी पैकिंग क्यों कर रही हो? मैं तो पिताजी को ही ले जा पाऊंगा। मनोहर जी यह सुनकर चौंक जाते हैं। इस उम्र के पड़ाव में अपनी पत्नी से दूर रहना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी उनकी हर छोटी मोटी जरूरत का बखूबी ध्यान रखती थी। शांति जी ने कहा, बुढ़ापे में अपने पति को अकेले छोड़ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नीरज कहता है, माँ मुझ पर भरोसा करो, आखिरकार वह अपने बेटे के घर जा रहे हैं, किसी पराये के घर नहीं। और विमल के छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम उनकी देखभाल करना। 1 महीने की तो बात है। अब शांति जी का दिल रो रहा था। उन्हें लगा बेटा सही कह रहा है। लेकिन तभी दूसरे नंबर का बेटा अरुण बोला, भैया पिताजी को मैं ले जाऊंगा। दोनों भाइयों में पिता की सेवा करने के लिए किचकिच शुरू हो गई। मनोहर जी फूले नहीं समा रहे थे। अरुण कहने लगा कि पिताजी आप मेरे साथ चलिए, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, अच्छी जान पहचान है मेरी। मैं आपकी नकली टांग लगवा दूंगा और आप फिर से चलने फिरने लगेंगे, आराम से जहाँ मन करेगा। उस बेटे के घर जाते रहना। पहले तो शांति जी बिल्कुल तैयार नहीं थी कि वह अपने पति को अकेले जाने दें, पर उन्हें लगा उनके पति की नकली टांग लग जाएगी, अपने पैरों पर फिर से खड़े हो जाएंगे, तो वह मान गई। और पापा आप माँ की चिंता बिल्कुल मत करिए, माँ यहाँ पर खुश है, उसका विमल के घर दिल अच्छे से लगा है। शांति जी ने मनोहर जी को समझाया, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, आप फिर से खड़े हो जाएंगे।
और हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं और मेरा विमल बच्चे के साथ खेलते खेलते समय कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मनोहर जी तैयार हो गए बच्चों के साथ जाने के लिए। नीरज कहने लगा, पापा का ऑपरेशन मैं करवाऊंगा, बड़े होने के नाते सेवा का हक मुझे मिलना चाहिए। अरुण भी कहाँ पीछे हटने वाला था, बोला, पापा का ऑपरेशन मैं करवाऊंगा, छोटा हूँ तो क्या हुआ। मनोहर जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि मेरे बेटे के कितने अच्छे संस्कार हैं। दोनों आपस में पिता के इलाज करने के लिए लड़ रहे हैं। अंत में मनोहर जी ने फैसला किया कि वह बड़े बेटे के घर पहले जाएंगे। नीरज खुश हो गया। मनोहर जी को लगा कि बेटे उनका इलाज कराने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई तो बेटे ही जानते थे। अंत में बड़े बेटे ने एम्बुलेंस में अपने पिता को लिटाकर अपने घर ले गया। शांति जी जब अपने पति को जाता हुआ देख रही थी तो बहुत रोने लगी, लेकिन विमल और उनकी पत्नी बच्चों ने उन्हें संभाला, उनके आंसू पोछे। पोता बोला, दादी इतना रोने से आँख खराब हो जाती हैं। तो शांति जी हंस पड़ी। इधर मनोहर जी जब अपने बड़े बेटे के घर पहुंचते हैं तो जो नज़ारा देखते हैं वह चौंक जाते हैं। बेटा उन्हें एक कमरे में बैठा तो दिया गया था, लेकिन उनसे मिलने कोई नहीं आया था। 2 घंटे हो गए थे। दरअसल जब नीरज की पत्नी नम्रता ने दरवाज़ा खोला तो सामने ससुर को पाया तो उसका मूड बदल गया। वह तुरंत बर्तन पटकने लग गई और अकेले में अपने पति से बोली, तुम इन्हें मुझसे बिना पूछे यहाँ क्यों ले आए हो? मेरी माँ भी आई हुई है, घर में कोई भी कमरा खाली नहीं है। अभी तो नौकरानी के कमरे में बिठाया है, वह भी बाहर गई है, आएगी तमाशा बनाने लगेगी। और बच्चे तो जानते हो अपना कमरा किसी से शेयर नहीं करते। गेस्ट रूम में मेरी माँ है, आज ही आई है पूरे 2 महीने के लिए। अब उनसे भी तो नहीं कह सकती कि अपने घर चली जाओ। तभी नौकरानी कमला आती है, अपने कमरे में जाकर आराम करती है तो देखती है कि मनोहर जी वहाँ बैठे हैं। मनोहर जी उसको देखकर मुस्कुरा देते हैं, लेकिन वह तिलमिलाकर बाहर जाती है और चिल्लाने लगती है, मेम साहब यह आदमी कौन है? नीरज कहता है, धीरे बोलो कमला, यह मेरे पिताजी हैं, 1 महीने के लिए आए हैं। कमला बोली, देखिए साहब, अगर आप सोचेंगे कि मैं अपना कमरा खाली करके किचन में लेटूंगी तो यह मुझसे नहीं होगा। आप दूसरी कोई नौकरानी देख लीजिए। लड़ाई झगड़े की आवाज़ अंदर तक जाने लगी। मनोहर जी बेकसूर होते हुए भी शर्मिंदा हो रहे थे। अपने बेटे के घर में पराया जैसा महसूस एक ही दिन में होने लगा। यह भी क्या विडंबना है, जिस पिता ने अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेटे के नाम कर दिया, आज यह कमरा भी उन्हें देने के लिए भारी लग रहा था। कमला को इशारे से चुप कराया, पर वह चुप नहीं हो रही थी और काम छोड़ छाड़ कर चली गई। अब तो नम्रता गुस्से में आग बबूला हो गई। उधर मनोहर जी सोच रहे थे कि फालतू आ गया, विमल के घर में खुश था। यहाँ पर नम्रता बहू को उनके घर में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नीरज बोला, जाओ नम्रता, तुम पापा के लिए चाय बनाओ। देखिए जी, मुझसे नौकरों वाला काम नहीं होगा, मैं अपनी मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी। बस अब तुम समझो नम्रता, बस कुछ ही दिन की बात है, अगर थोड़ा सा काम कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। नम्रता चाय पानी का इंतजाम तो कर लेती है, पर वह उन्हें देने नहीं जाती। अपनी माँ को देने उनके कमरे में जाती है और अपना रोना रोने लगती है। उसकी माँ कहती है, नीरज ने बिल्कुल गलत किया, यहाँ लाने से पहले तुमसे एक बार पूछना तो चाहिए था। नीरज ने अपने पिता के देखभाल के लिए फुल टाइम नर्स रख लिया, क्योंकि उसे पता था नम्रता पिता जी का काम करेगी तो हंगामा करना शुरू कर देगी। नर्स समय समय पर सारे काम करके चली जाती, पर मनोहर जी एक कमरे में पिंजड़े की पंछी की तरह कैद रहते थे।
वह कमरे से बाहर जाना चाहते थे तो बेटा कहता है कि पिताजी आप बाहर मत आया करिए क्योंकि आपकी बहू का मिजाज हमेशा बिगड़ा रहता है। नम्रता कभी खाना बनाती तो कभी मिर्च मसाला ज़्यादा कर देती, कभी तेल वगैरह। अगर मनोहर जी कहते बेटा बहू से बोलो थोड़ा तेल मसाला कम डाला करे, मुझे बीपी की शिकायत रहती है, तो नम्रता बोलती है कि जो मिल रहा है खा लें, ज़्यादा नाक सिकोड़ेंगे तो वह भी बंद हो जाएगा। वह अपनी माँ की पसंद का ध्यान में रखते हुए मिर्च मसाला ज़्यादा डालती थी। बेचारे एक कमरे में पड़े पड़े घबरा जाते थे। हर समय उनका चेहरा मुरझाया रहता था। अपनी पत्नी से बात करते तो शांति जी के चहकने की आवाज़ आती रहती है। कभी मंदिर घूमकर आई हूँ, मेरा विमल मेरा बहुत ख्याल रखता है, कभी अकेला नहीं छोड़ता। बच्चे भी दादी दादी कहकर मेरी गोद में चिपके रहते हैं। और आप कैसे हैं जी? बेटे बहू आपका ध्यान रखते तो है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मनोहर जी टाल देते हैं क्योंकि अपने दुख को शांति जी को बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता अगर उन्हें अपनी परेशानी बताई तो वह भी परेशान हो जाएंगी, इसीलिए हंसते हंसते उसे झूठ बोल देते हैं। और आपके पोता पोती कैसे हैं? शांति जी ने पूछा तो मनोहर जी सोचते हैं कभी वह उनके कमरे में आए नहीं। पोते को तो उन्होंने देखा तक नहीं। पोती एक बार खाना देने आई थी, वह भी मोबाइल में ही लगी थी। अच्छा फ़ोन रखता हूँ, दवा लेने का समय हो रहा है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखना। पता नहीं नीरज यहाँ क्यों लाया है, ना किसी डॉक्टर के पास लेकर गया, ना तो अस्पताल ले गया, ना कोई दवा दिलाई। मनोहर जी सोचने लगे। ऐसे ही एक महीना बीत गया। नीरज सुबह सुबह ही कमरे में आया और बोला पिताजी आपके रिटायरमेंट के पैसे कब मिलेंगे? बेटा 1 तारीख को। आज 1 तारीख है तो मैं 10 बजे चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं ऑफिस फ़ोन कर देता हूँ कि मेरा बेटा पैसा लेने आएगा। लेकिन वहाँ जाकर नीरज को पता चला कि पैसे अगले महीने आएगा। कुछ वजह से उनका हिसाब क्लियर नहीं हो पाया है। घर आकर जब उसने यह खबर नम्रता को बताई तो वह झुंझला गई और कहा देखो जी मुझसे काम धाम नहीं होगा, मैं चली पार्टी करने मम्मी के साथ। अब तुम अपने पिता के लिए खाना पकाओ। यह सुनकर नीरज के चेहरे का रंग फीका हो गया क्योंकि अब वह खुद भी पिता को 1 महीना घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। किसी तरह 1 महीना बीता और नीरज के हाथ पूरे 5 लाख रुपए का चेक आ गया हाथ में और उसको लगा जैसे मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई। उसे और क्या चाहिए था? वह इन्हीं पैसों के चक्कर में अपने पिता को इतने महीने से झेल रहा था। उसने ऑफिस से ही पिता को फ़ोन लगाया। पापा चेक मिल गया है, मैं बैंक जाकर पैसे निकाल कर आता हूँ। पिता ने कहा पैसे अभी मत निकालो, जब इलाज होगा तो काम आएंगे। पिताजी आपका इलाज शुरू होने वाला है, मैं डॉक्टर से बात कर लिया हूँ, उन्होंने 8 लाख जमा करने को बोला है, इसलिए पैसे जमा करना है मुझे तो मैं निकाल लेता हूँ और पैसे दवा में खर्च हो जाएंगे। पर जब वह घर पहुँचा तो उसके माथे से खून बह रहा था। हाथों पैरों में जगह जगह चोट के निशान लगे थे। रोते हुए मुंह लटकाए हुए पिता के पास बैठा तो पिता जी भी घबरा गए। बोले क्या दशा बनाई है बेटा? पिताजी सारे पैसे चोरों का गैंग लेकर भाग गए। जब मैं पैसे निकाल कर बैंक से आ रहा था न जाने उन्हें इसकी खबर कैसे मिल गई कि मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट है। मैं अपनी जान पर खेलकर उनसे लड़ा। वह 4 आदमी थे, मैं अकेला। उनमें से किसी ने मुझ पर एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया तो मेरे सिर पर चोट लग गई, खून बहने लगा। मैं वहीं सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा था। होश आया तो पैसे गायब थे। मनोहर जी यह बात सुनकर घबरा गए। बेटा तुम्हें कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? पिताजी अभी मैं ठीक हूँ, उनसे उलझने की क्या ज़रूरत थी?
पैसे ही तो थे, पैसे ज़्यादा ज़रूरी हैं कि तुम्हारी जान। बेचारे मनोहर जी भगवान का लाख बार शुक्रिया करते हैं, भगवान मेरा बेटा सही सलामत है, नहीं तो शांति को क्या जवाब देता। उसी दिन नम्रता की मम्मी वापस अपने घर जा रही थी। बेटे ने पिता को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया। कमला नौकरानी वापस आ गई। रात को सन्नाटा था। गेस्ट रूम बेटे बहू के कमरे के बगल में था। मनोहर जी की रात की दवा खत्म हो गई थी, इसलिए बिना दवा खाए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी उनके कान तक आवाज़ पहुंची। नीरज की पत्नी नम्रता कह रही थी, पैसे तो आपके हाथ में लग गए, मैं अपने लिए एक सोने का हार लूँगी। और नीरज बोला, मैं एक नई गाड़ी खरीदूँगा। दोनों ठहाके लगा रहे थे। पिता को क्या बेवकूफ़ बनाया। नम्रता बोली, अब बूढ़े को हमारे सर पर क्यों रखा है, इन्हें छोटे देवर के पास भेज दीजिए। वह बहुत कह रहे थे कि मैं भी पिता की सेवा करूँगा। नीरज बोला, 2-4 दिन रुक जाओ, इतनी हड़बड़ी क्या है। पापा को शक हो जाएगा कि मैं उनके पैसे के लालच में यहाँ लाया था। बड़ी मुश्किल से पापा को यकीन दिला पाया हूँ कि पैसे चोर ले गए। यह सुनते ही मनोहर जी बिलख बिलख कर रोने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका खून उनके साथ गद्दारी करेगा, पैसों के आगे बाप के रिश्ते को नहीं समझेगा। उनका दिल बेटे बहू को बद्दुआ दे रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को शांत रखा। अगली सुबह मनोहर जी ने बहू से बोले, मुझे दूसरे बेटे के घर जाना है। नम्रता की तो बिन मांगे मुराद पूरी हो रही थी। नम्रता ने अपने देवर अरुण को घर बुला लिया। अरुण आया तो नम्रता कहने लगी, देवर जी, हमने जी जान से पिताजी की सेवा की, अब आगे आपकी जिम्मेदारी है। 1 महीने आप रखो, फिर विमल के घर छोड़ आएंगे। ताली बजाकर अरुण बोला, भैया चालाकी तो आपसे सीखनी चाहिए। रिटायरमेंट का पैसा सब आपने हड़प लिया, मुझसे मुफ्त में सेवा की उम्मीद करते हो। मुझे क्या विमल की तरह बेवकूफ़ समझते हो। रिटायरमेंट के पैसे कहाँ गए। वह अरुण पैसे तो बैंक से लेकर जब निकल रहा था ना, तो सारे पैसे चोर लेकर भाग गए। यह सुनकर अरुण गरजने लगा, मैंने बहुत दुनिया देखी है, तुमने पापा को बेवकूफ़ बनाया है। मैं मूर्ख बनने वाला नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कोई चोरी नहीं हुई है। यह जो भाभी के गले में सोने का हार है और घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, यह सब समझ आ रहा है। पापा के पैसे हड़पने के लिए यहाँ लाए थे ना, एक दिन भी इलाज नहीं करवाया होगा, उल्टा पैसे पापा के ही मार लिया। नीरज बौखला कर बोला, तो तुम पापा को क्यों नहीं ले जाना चाहते थे। पैसों के लिए ही ना। अरुण बड़बड़ाने लगा, तुम पापा की सेवा कर लो, पैसे चले गए तो क्या हुआ, पापा तो है ना। वैसे पापा तुम्हारे घर को जाना चाहते हैं। अरुण बोला, मैं तो ले जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी पत्नी ने मना कर दिया है कि वह पापा की सेवा नहीं करेगी, क्योंकि वह 1 हफ्ते बाद कंपनी की तरफ से विदेश टूर के लिए जा रही है। छोटा बेटा चीख कर कह रहा था, तूने पैसा हड़पा है, अब तुम ही सेवा करो, मैं लेकर नहीं जाऊंगा। दोनों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, मारपीट करने पर उतारू हो गए। अंदर कमरे में बैठे मनोहर जी उन दोनों की आवाज़ सुनकर चीख रहे थे। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहां पर आकर दरवाजे पर रुकती है। गाड़ी की हॉर्न बजते ही दोनों भाई बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि कौन है। तो देखते हैं कि विमल, उनका छोटा भाई, सूट बूट पहने, उसके हाथ में आईफोन है और माँ भी एक सुंदर सी सिल्क साड़ी पहनी हुई है। उसकी बीवी बच्चे सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। नीरज बोलता है, क्या हुआ भाई, तेरी लॉटरी लग गई है क्या। हाँ भैया, अंदर तो चलिए, सब कुछ बताता हूँ। पिताजी कहाँ हैं। विमल पिताजी के पैर छूता है तो पिताजी की आंखों में आंसू देखता है। शांति जी कहती हैं कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं। मुझे कब से बेचैनी हो रही थी, इसीलिए मिलने चली आई। मनोहर जी रोते हुए सारी बात बता देते हैं।
वाह भैया, आप लोगों ने पिताजी की दुर्दशा क्या कर दी। विमल बेटे को देखते ही उसे गले लगाकर कहने लगे, बेटा, कभी सोचा नहीं था यह समय देखूंगा जिन बेटों की खातिर मैंने अपना जीवन लगा दिया, अपनी मेहनत की कमाई तीनों बेटों को घर खरीद कर देने में लगा दिया। वही बेटे उनके अपाहिज हो जाने पर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। विमल ने कहा, बस बहुत हुआ पिताजी, अब आप नालायकों की शक्ल नहीं देखेंगे, आप चलिए मेरे साथ। शांति जी बोली, मैं समझती थी हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें इतनी अच्छी औलाद मिली जो सेवा करने के लिए लड़ रहे थे, पर यहाँ तो कुछ और ही ड्रामा हो रहा है। विमल अपने पिताजी को लेकर अपने घर चला गया। भाइयों के घर एक पल भी नहीं रुका। उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि वह इतना अमीर कैसे बन गया। दोनों भाई उलझन में थे कि यह क्या हो रहा है। वह दोनों विमल का पीछा करते करते अपनी गाड़ी से उनके घर पहुँचे। गाड़ी से उतरते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह विमल के घर के पास एक छोटी सी उसकी कपड़े की दुकान थी। 1-2 महीने में वह छोटी सी दुकान के बगल में एक बड़ी सी कंपनी बन गई, जहां बड़े पैमाने पर कपड़े की सिलाई की जा रही थी। उसकी कंपनी से कपड़े दूर दूर तक जा रहे थे। यह देखकर दोनों हक्का बक्का रह गए। विमल पापा को लेकर अंदर गया, उन्हें बिस्तर पर लिटाया और अपने पिता की दुर्दशा देखकर बोला, बेवजह अपने पिता को भाइयों के हवाले किया। मनोहर जी भी विमल के ठाठ देखा तो उनका सर गर्व से ऊंचा हो गया। वह बच्चा जो पढ़ाई से जी चुराता था, हमेशा फेल हो जाता था, एक ही क्लास में 2-3 बार फेल होता था। इस पर मनोहर जी उससे हमेशा नाराज़ होते थे, गुस्सा करते थे कि तू बड़ा होकर मेरा नाम मिट्टी में मिला देगा। लेकिन आज तो उसने उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। उसे हिसाब किताब याद नहीं था, लेकिन यह जरूर याद था कि मनोहर जी उसके पिता हैं, उसका क्या कर्तव्य है, उसे किस तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। उसने अपने पिता का सम्मान किया और मनोहर जी को गले से लगा लिया। मनोहर जी अपने दोनों बेटों पर नज़र डाली तो आज समाज में प्रतिष्ठा हासिल कर चुके थे, लेकिन बाप की नज़रों से गिर गए थे। वह दोनों भी अपने पिता से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। दोनों बड़े भाई हैरत से पूछने लगे, तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी कैसे हो गई? हाँ, एक छोटी सी दुकान थी और घर भी टूटा फूटा था। कहीं लूट पाट तो नहीं कर ली, चोरी तो नहीं किया? यह सुनकर विमल बोला, भाई मैं क्यों चोरी करने लगा? बहुत समय से मैं पूंजी जमा करनी शुरू की थी, बस वही पैसे जमा हुए, फिर भगवान की करनी हुई। जब से माँ घर आई हमारे दिन बदल गए। माँ मुझे कपड़े बनाने की जानकारी देती गई, मैं उसी के हिसाब से अपने कपड़े के डिज़ाइन बनाने लगा और ग्राहकों को मेरे कपड़े पसंद आने लगे। धीरे धीरे मेरी दुकान पर ग्राहकों की लाइन बढ़ गई तो मैंने एक कंपनी डाल दी। मेरी कंपनी भी चल गई और दूसरे शहर से भी ग्राहक आने लगे तो 2 महीने में ही माँ की वजह से मेरी किस्मत चमक गई। सच कहते हैं लोग, माँ के कदम लक्ष्मी के कदमों की तरह शुभ होते हैं और यह सब माँ की दुआओं का फल है, वरना मैं तो बहुत समय से संघर्ष कर रहा था। बड़े प्यार से विमल माँ की तरफ देख रहा था। फिर मनोहर जी ने विमल को खूब आशीर्वाद दिया और कहने लगे, मेरे बेटा तुम सारी जिंदगी फलो फूलो, यह मेरे दिल से दुआ है। बड़े बेटे ने उनकी पीठ पीछे छुरा खोपा था और वह दोनों चुपचाप से निकल गए। मनोहर जी ने उनसे अपना पैसा वापस तो नहीं लिया। कुछ समय बाद विमल ने अपने पिता की सर्जरी कराकर नकली टांग लगवा दी, जिससे पिताजी चलने लगे और उसकी कंपनी में मदद करने लगे। धीरे धीरे विमल अमीर बनता गया, पैसा आता गया। अगर कुछ न गए तो विमल के संस्कार। आज भी वह पिता के आगे सर नहीं उठाता, माँ से कभी सवाल जवाब नहीं करता। घर से जब भी बाहर जाता तो माँ
पिता का आशीर्वाद लेकर ही अपने काम का शुभारंभ करता और पत्नी भी संस्कारी थी। वह भी सुबह सुबह माँ के कदमों को छुए बिना काम शुरू नहीं करती थी। उसकी पत्नी बच्चे की भी ऐसी आदत थी, जबकि दोनों बड़े भाई सब कुछ हासिल करके भी गरीब रह गए थे, क्योंकि वह अपने माँ बाप की आशीर्वाद से, प्यार दुलार से दूर थे। वह लाख पैसा कमा लेते, लेकिन जिंदगी में माँ बाप की कमी को पूरा नहीं कर सकते थे। अब विमल के दोनों बड़े भाई अपने उसी पुराने घर में जा चुके थे, जबकि विमल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, क्योंकि उसके साथ उनके माँ बाप का आशीर्वाद था। वह अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। वह कभी कभी अपने माता पिता को बाहर घुमाने भी ले जाता था, क्योंकि पिताजी का तो ऑपरेशन करवा कर उनके नकली पैर लगवा दिया था। अब उन्हें भी ज़्यादा चलने में तकलीफ नहीं होती थी। तो दोस्तों, तभी कहा जाता है कि माँ बाप के आशीर्वाद से खराब किस्मत भी बदल सकती है। यही हुआ था विमल के साथ, जो बचपन में पढ़ने लिखने में कमज़ोर और सबसे पीछे था, वह आज सबसे आगे हो चुका था। तो दोस्तों, विमल अपने माँ बाप का जिस प्रकार से ख्याल रखता था और सम्मान करता था, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। और मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।